उस दिन युद्ध तो खत्म हो गया था, लेकिन एक आदमी की जिंदगी उसी दिन हमेशा के लिए बदल गई। जब उसने चारों तरफ देखा तो जहां तक नजर जाती थी वहां सिर्फ लाशें थीं, टूटी हुई तलवारें, बिखरे हुए रथ और हवा में घुली हुई मौत की गंध। और उन सब की मौत का कारण कोई और नहीं, वो खुद था। लाखों लाशों के बीच खड़ा वो सम्राट पहली बार जीत कर भी हार गया था, क्योंकि उस दिन सिर्फ लोग नहीं मरे थे, उस दिन उसकी अपनी आत्मा भी मर चुकी थी। और इतिहास ने उसे एक नाम दिया, चंड अशोक। कहानी शुरू होती है ईसा पूर्व 322 में, जहां एक ब्राह्मण की धधकती प्रतिज्ञा और एक युवा योद्धा के उग्र साहस ने मगध की जड़ें हिला दी। वह ब्राह्मण थे आचार्य चाणक्य और वह युवा था चंद्रगुप्त मौर्य। अगर आपने उनकी कहानी नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी अवश्य देखिए। अब आते हैं उस कहानी पर जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। धनानंद का पतन हुआ और भारत की धरती ने पहली बार एक विराट एकीकृत साम्राज्य का सूर्योदय देखा। चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिम के दुर्गम पर्वतों से लेकर गंगा के विस्तृत मैदानों तक अटूट शक्ति का जाल बुन दिया। फिर ईसा पूर्व 297 में उसने राज सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंप दिया। बिंदुसार अटल इच्छा शक्ति वाला, कठोर और निर्णायक शासक। उसने सीमाएं और बढ़ाई, पूरे दक्षिण तक अपना साम्राज्य फैलाया। नई विजयों की ज्वाला में मौर्य ध्वज को और ऊंचा कर दिया। उसके कई पुत्र थे और उनमें से एक था अशोक, जिसका जन्म ईसा पूर्व 304 में पाटलिपुत्र की पवित्र मिट्टी पर हुआ। कहा जाता है बाल्यकाल से ही उसमें असाधारण तेज था। वह साधारण राजकुमार नहीं था, उसे शास्त्रों की गहराई भी सिखाई गई और शस्त्रों की धार भी। घुड़सवारी की वेगपूर्ण रफ्तार, तलवार की चमक, धनुष की टंकार, रणनीति की सूक्ष्म दृष्टि, राजनीति की चालें और युद्ध की निर्ममता, सब ने मिलकर उसके व्यक्तित्व को अजेय योद्धा बना दिया। पर उसकी शिक्षा केवल रणभूमि तक सीमित नहीं थी। प्रशासन की बारीकियां, कूटनीति की सटीकता, साम्राज्य संचालन की जटिल कला, सब उसके मन में गहराई तक उतर चुके थे। फिर भी उसके भीतर एक बेचैन लहर उठती रहती थी, सत्ता की तीव्र प्यास और स्वयं को सिद्ध करने की अग्नि, जो आगे चलकर लाखों निर्दोषों का खून बहाने वाली थी। एक दिन तक्षशिला में विद्रोह भड़का और उसे कुचलने के लिए युवा अशोक को भेजा गया और उसने वही किया जो उसने सीखा था। विद्रोह राख में बदला, दुश्मन धूल में मिला दिया। तब उसे उज्जैन का प्रांत सौंपा गया। वहां उसने शासन की पहली परीक्षा दी और स्वयं को साबित कर दिया कि अगला सम्राट वही बनेगा। मैंने देखा था। अब वो युवा योद्धा बन चुका था, तेज, निर्णायक और निर्मम। पर मुझे झांक था उसकी असली परीक्षा अभी बाकी है। एक ऐसी आंधी आने वाली थी जो युगों तक याद रखी जाए। बिंदुसार के कई पुत्र थे। सुसीम सबसे बड़ा, स्वाभाविक उत्तराधिकारी, तेजस्वी पर अहंकारी। तिष्य शांत स्वभाव का, धर्म की ओर झुका हुआ। और अन्य कई राजकुमार। इतिहास के अनुसार बिंदुसार के 99 पुत्र थे, जो महल की दीवारों के भीतर सत्ता की शतरंज खेल रहे थे। मैंने खुद महलों में पनपती ईर्ष्या देखी है, मुस्कानों के पीछे छिपे विष को देखा है। मैंने उस दिन जाना कि सिंहासन सिर्फ सोने का नहीं होता, वह रक्त से भी रंगा जाता है। फिर आया वो दिन, ईसा पूर्व 273। बिंदुसार की मृत्यु हुई और उसी क्षण मौर्य साम्राज्य के भीतर एक अदृश्य युद्ध आरंभ हो गया। सवाल सिर्फ एक था, अगला सम्राट कौन? सुसीम आश्वस्त था, गद्दी उसी की है। पर दरबार के कुछ मंत्री और सेना के कई प्रमुख अशोक की क्षमता पहचान चुके थे। लेकिन क्या सिंहासन सिर्फ योग्यता से मिलता है? नहीं, सिंहासन छीनना पड़ता है। कहा जाता है उन दिनों पाटलिपुत्र की रातें शांत नहीं थीं। महलों में षड्यंत्र फुसफुसाते थे, गुप्त बैठकें होती थीं। हवा में विश्वास नहीं, संदेह और विनाश की गंध घुली थी। अचानक सैनिकों की अदला बदली होने लगी, पहरे बदल गए, निष्ठाएं बदल गईं और फिर एक एक करके अशोक के भाइयों का अंत होने लगा। इतिहास कहता है उसने कई भाइयों को मरवा दिया और कुछ युद्ध में मारे गए और कुछ रहस्यमयी परिस्थितियों में समाप्त हो गए। चाहे कुछ भी कह लो,
पर एक बात अविवादित थी। सिंहासन तक पहुंचने का अशोक का मार्ग रक्त से लिखा गया था। उसके हर एक कदम पर उसी के भाई की लाश गिरी थी। हर विजय के पीछे एक मौन चीख दबी थी। ताज सिर पर चढ़ने से पहले किसी का सिर झुका था, या शायद किसी का कट चुका था। मैंने देखा महल की वे सीढ़ियां जहां सभी भाई साथ खेलते थे, आज एक दूसरे के रक्त के प्यासे खड़े थे। और उस रात अशोक ने अपने ही हाथों पर लगे अपनों के खून को महसूस किया। ईसा पूर्व 268 अशोक मौर्य मगध का सम्राट बना। दरबार जय घोष से गूंज उठा, शंखनाद हुआ, साम्राज्य उसके चरणों में झुक गया। लेकिन उसके भीतर कहीं एक मौन प्रतिध्वनि उठती रही। क्या सिंहासन जीत लेना ही सबसे बड़ी विजय है? ताज तो सिर पर सजा था, पर नींद उससे रूठ गई। सिंहासन उसका था, साम्राज्य विराट, जयकारों से चारों दिशाएं गूंजती थीं, पर लाशों की नींव पर खड़ा साम्राज्य हमेशा और रक्त ही मांगता है। फिर आया वह दिन जिसे मैं आज भी नहीं भूला पाया। ईसा पूर्व 261 मौर्य साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। उत्तर पश्चिम दक्षिण सब झुक चुके थे, पर एक भूमि अब भी स्वतंत्र थी, कलिंग, एक छोटा सा राज्य, पर स्वाभिमान पर्वत सा अटल। अशोक के लिए यह अंतिम कड़ी थी, साम्राज्य को पूर्ण करने की। पर उसे क्या पता था, यह युद्ध उसकी आत्मा को चीर देगा। युद्ध आरंभ हुआ, धरती कांपी, घोड़ों की टापें गरजी, तलवारें टकराईं, रणभेरी चीखी, चारों ओर रक्त और लाशों से जमीन ढकने लगी। दिन ढला, पर रक्त की धाराएं बहती रहीं। इतिहास कहता है 1 लाख से अधिक लोग मारे गए और 1.5 लाख बंदी बनाए गए। असंख्य घायल हुए, पर इतिहास केवल आंकड़े देता है। पर मैंने वो चेहरे देखे थे। एक माँ निर्जीव पुत्र को सीने से लगाए बिलख रही थी, एक सैनिक जिसकी आंखों में घर की अंतिम छवि जमी थी, एक बालक जो समझ ही नहीं पा रहा था कि उसकी दुनिया अचानक क्यों टूट गई। और फिर सम्राट अशोक युद्ध भूमि पर उतरा, विजयी, अजय, संपूर्ण भारत का स्वामी। पर उस दिन वह पहली बार मौन था। उसके पैरों तले लाशें थीं। वो लाशों को रौंदते हुए आगे बढ़ा, तलवार पर सूखा हुआ रक्त, और उसने देखा एक छोटा बालक अपनी मृत मां को झकझोर रहा था। उठो, उठो मां, उठो। पर कोई उत्तर नहीं। उस क्षण सम्राट नहीं टूटा, एक मनुष्य टूट गया। मैंने उसकी आंखों में पहली बार भय नहीं, पछतावा देखा। उसने फुसफुसाकर पूछा, क्या यही विजय है? सिंहासन उसने जीत लिया था, पर खुद को खो दिया था। उस रात महल में कोई उत्सव नहीं हुआ, न संगीत न उल्लास। मौर्य महल सन्नाटे में डूबा था। अशोक अकेला बैठा था। साम्राज्य उसके चरणों में था, पर आत्मा बिखर चुकी थी। कलिंग की चीखें अब भी उसके भीतर गूंज रही थीं। लाशें, रक्त, वह बालक, वे दृश्य उसका पीछा नहीं छोड़ रहे थे। सुबह हुई, दरबार सजा। सबको लगा आज विजय का उत्सव होगा, पर अशोक की आंखों में जश्न नहीं, पछतावा था। उसने कहा, आज से विजय तलवार से नहीं होगी। दरबार स्तब्ध रह गया। क्या यह वही अशोक था जिसे लोग चंड अशोक कहते थे? उसने बुद्ध के उपदेशों की ओर कदम बढ़ाए। करुणा, अहिंसा, धम्म। तलवार नीचे रख दी गई। ईसा पूर्व 260 के बाद उसने स्वयं को बदलना शुरू किया। अब युद्ध नहीं, धर्म यात्रा आरंभ हुई। मैंने उसे शिलालेख खुदवाते देखा, पत्थरों पर नहीं, मानवता की चेतना पर लिखते हुए। उसने कहा, सभी प्रजा मेरे पुत्र समान हैं। जिसने कभी भाइयों का रक्त बहाया था, वही अब प्राणियों तक के लिए दया की बात कर रहा था। उसने दूत भेजे। संदेश केवल भारत तक सीमित नहीं रहा, लंका तक पहुंचा। उसका पुत्र महेंद्र, उसकी पुत्री संघमित्रा धर्म का प्रकाश लेकर समुद्र पार गए। अब वह साम्राज्य नहीं फैला रहा था, वह विचार फैला रहा था। एक सम्राट जो युद्ध के बाद अपने ही हृदय के सामने झुक गया। पर शायद वही उसकी सबसे बड़ी विजय थी, क्योंकि तलवार से जीता साम्राज्य एक दिन मिट जाता है, पर करुणा से जीता हृदय सदियों तक जीवित रहता है। अशोक ने कलिंग में युद्ध जीता था, पर उसी युद्ध में स्वयं को पा लिया। याद रखो, इतिहास केवल राजाओं की कथा नहीं होता, वह उनके भीतर लड़े गए युद्धों की भी गाथा है। और कभी कभी सबसे बड़ी जीत हार की राख से जन्म लेती है। धन्यवाद।